प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में एक जातक की कुंडली लेकर के आया हूं। 2010 के हैं ये, बन के रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। और एक बात बताता हूं, कार्यक्रम के आरंभ में ही परसों दिन के कार्यक्रम को देख करके आप लोगों ने मुझसे बात पूछी थी, भैया मन को सर्दी कैसे लगती है। अरे भाई साहब, मन को सर्दी लगा दो तो स्वस्थ हो जाओगे। और वो कैसे, जरा विचार करिएगा। जब आपको सर्दी लगती है तो सुगंध और दुर्गंध का पता चलता है? नहीं ना। बस वही बात है, बस यही बात है, और सिर्फ इतनी सी बात है। मन को सर्दी लगा दो, न किसी के आने का गम रहे और न किसी के जाने का गम। बिल्कुल गम से और खुशी से मुक्त हो जाओ। मन को सर्दी लगाने का मतलब है खुद को संत बना लो। प्रवृत्ति इतनी अच्छी हो जाए कि कोई आए कोई जाए, कुछ पाया कुछ खोया, कोई मलाल ना रहे। हाँ, ये स्थिति मन को सर्दी लगाने की होती है। अपने आप को परमहंस बना लो। जिस तरह से सर्दी में आपको न तो दुर्गंध का पता और न ही सुगंध का, आपकी नाक परमहंस हो जाती है, ठीक वही स्थिति मन की भी कर लो। कहीं से भी कोई आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। यही स्थिति मन के सर्दी की होती है। बता दिया, उत्तर मिल गया होगा। अब आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले इनकी कुंडली का पंचांग बता देता हूं। विक्रम संवत 2067, शक संवत 1932। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम शुभकृत संवत्सर है। और इस संवत्सर में जन्मे होने का प्रभाव होता है, व्यक्ति चाहे गर्दन कटा ले पर झूठ और असत्य और साथ ही साथ शुभ कर्मों को करने वाला ही होता है। बुरी चीजों से दूर रहने का प्रभाव इनके ऊपर देखा जाएगा। जन्म कुंडली में व्यक्ति का जो पंचांग बनता है वो दक्षिणायन का बनता है। अब जरा इसको और अच्छे से आपको निकट आकर के समझाता हूं। दक्षिणायन में जो लोग जन्मे होते हैं उनके जीवन में समस्याएं भी बनती जाती हैं, क्योंकि उसके ऊपर से सूर्य की रोशनी थोड़ी कम सी हो जाती है। और सूर्य जब दक्षिणायन में चले जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, सूर्य जब दक्षिणायन में चले जाते हैं तो जितने भी पापक ग्रह होते हैं कुंडली में, वो सारे के सारे बलवान मजबूत हो जाते हैं। और इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव कम सा हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। वर्षा ऋतु में व्यक्ति का जन्म, दिमाग में असंख्य विचार आते हैं, एक एक लाइन। आगे शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्ल पक्ष में जन्मा है, सुंदर होगा, भगवान की तरह भगवान का अर्जन करने वाला और हमेशा ही भगवत भक्ति का पालन करने वाला होता है। शुक्ल पक्ष में जन्मा है, श्रेष्ठ मति बुद्धि का होगा, अच्छे विचारों से युक्त इसके दिमाग में विचारों की उपस्थिति होती है। शुक्ल पक्ष में जन्मा है तो संतानोत्पत्ति में कभी कभी व्यवधान भी देखने को मिल जाते हैं। व्यक्ति के पास धन की स्थिति कमजोर नहीं होनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के ऊपर एक बेहतर बुद्धि के साथ साथ बेहतर आचरण को भी देखा जा सकता है। शुक्रवार का जन्मा है, धनाढ्य होगा और बलवान भी होगा। किससे? भौतिक चीजों से। और प्रभावकारी होते हैं इसके, विद्या के अध्ययन की क्षमता बड़ी तीव्र होती है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि, यहां पे चंद्रमा शुभग्रह हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति का जन्म जब शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को हो जाए तो व्यक्ति अब क्या, तो यहां पे वो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। व्यक्ति के धन के आने की गति जो होगी वो एक जैसी होती है। मतलब धन न तो कमजोर होता है, वो ऐसा नहीं होता कि उसमें रीस रीस करके धन नहीं आता, फिर लगातार धन के आने की स्थितियां बनती रहती हैं। व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। अगर जो जीवन को प्रत्येक महीने जी रहा है तो बेहतर ही बनाता है, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, प्रभावकारी हो जाता है, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ होता है और ऐश्वर्यशाली भी होता है। ऐंद्र योग, राजाओं के देवता इंद्र को तो जानते ही होंगे आप। ऐंद्र योग में जन्मे जातक नृपतुल्य होते हैं, राजा के सदृश उनका प्रभाव होता है। अपने प्रभाव से लोगों को प्रभावित करने की दिव्य क्षमता होती है। ऐंद्र योग में जन्मे लोग राजा के सदृश रहने वाले और गुजर बसर करने वाले होते हैं। एक बात और बताता हूं, व्यक्ति का जन्म शुक्रवार को हुआ है, मतलब शुक्रवार का जन्म और मूल नक्षत्र और ऐंद्र योग, ये तीनों ही स्थितियां व्यक्ति को भौतिकवादी और भौतिकता से जोड़ करके रखने वाली होंगी। जहां हम अगर शुक्ल पक्ष की बात करते हैं तो पत्नी सुंदर मिलती हैं,
त्रयोदशी के होने के कारण व्यक्ति का मन मस्तिष्क विचारशील तो नहीं है बहुत ज्यादा, पर हां, चूंकि व्यक्ति का जन्म एक प्रकार से दक्षिणायन में हुआ है, इसके कारण व्यक्ति को कभी कभी आत्मविश्वास में कमजोरी के दौर से भी गुजरना पड़ता है। क्लियर है? क्षत्रिय वर्ण के होंगे राक्षस गण और मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में पिता के ऊपर से कई बार व्यक्ति जो होता है वो समस्या लेकर के आता है। माता पिता परिवार में क्लेश झेल लेते हैं कई बार जन्म के समय पे। ऐसी स्थितियां मूल शांति करा लेनी चाहिए। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के हैं, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के पास स्वप्न की अधिकता होती है। व्यक्ति स्वप्न के माध्यम से अपने जीवन और भविष्य में घटित होने वाले घटनाओं को आसानी से समझ सकता है। अगर व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है तो व्यक्ति जहां बेहतर बनेगा, वहीं व्यक्ति का जन्म चूंकि मूल नक्षत्र में हुआ है, क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण व्यक्ति जहर की तरह काम करने वाला है, फैलने वाला है। इसका प्रभाव दबंग है, अपने प्रभावों को लेकर के हमेशा ही विचार और बोधगम्य होता है, विचारशील होता है, विचार शून्य नहीं होता, श्रेष्ठ होता है। राक्षस गण का है, कुछ भी खाएगा। और जठर अग्नि प्रबल होती है, पचाने की शक्ति तीव्र होती है। उसको आगे भी बताऊंगा क्यों। ये आपका पंचांग था। अगर मैंने बात कही है कि दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि ये सब अच्छे हैं, चंद्रमा शुभग्रह हैं और पूर्ण रूप से बलवान है। यहां पे व्यक्ति के ऊपर से चंद्रमा हमेशा ही अच्छे परिणामों को देने वाले देखे जाएंगे। अब आगे बढ़ता हूं, इनकी कुंडली में एक एक ग्रह को समझाऊंगा और उसके बाद विश्लेषण पे आइए। अब आपको सबसे पहले इनकी कुंडली में सूर्य के बारे में बता देता हूं। सूर्य पे चर्चा करने से पहले एक बात और जो समझने वाली है, व्यक्ति का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति रण में उत्साह से युक्त होकर के लड़ता है और कई प्रकार के विषम परिस्थितियों से जूझने के बाद अगर जीत गया तो राजा ही बन जाता है, मतलब श्रेष्ठ हो जाता है। मूल नक्षत्र के लोगों की सबसे बड़ी बात, वो इमोशनल होते हैं और उनमें क्रिएशन की स्थिति बहुत मजबूत होती है, क्रिएटिविटी उनमें भरी होती है, जीवन को समझने की क्षमता, और साथ ही साथ राजनीति करने वाले भी होते हैं। उनके दिमाग में हमेशा ही पॉलिटिक्स की एक स्थिति चलती रहती है, जहां वो प्रत्येक प्रकार को और प्रत्येक प्रकार की स्थितियों को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझने की अद्भुत कला होती है। मूल नक्षत्र के जन्मे लोग अपना खुद का काम कर सकते हैं, वाणी से संबंधित कोई भी कारोबार व्यक्ति करना चाहे तो कर सकता है। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति के ऊपर से अगर मूल नक्षत्र का प्रभाव हो तो जहां जीवन के आरंभ में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बनती है, और अगर मूल नक्षत्र का प्रभाव हुआ और केतु अगर लग्न में बैठे हों तो ये स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाती है। इस स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक तब माना जाता है जब व्यक्ति मूल नक्षत्र का जन्मा हो, चंद्रमा को अरिष्ट भंग न लगता हो, यानी कि वो अरिष्ट दोष से युक्त हो, और चंद्रमा कहीं से भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो। साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर कमजोर हो जाए तो ये मूल नक्षत्र और भी घातक सिद्ध हो जाता है, पर उसकी बात आज हम करेंगे नहीं। अब सबसे पहले इनकी कुंडली में हम सूर्य को देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, कहीं भी जाना नहीं है। अब मैं धीरे धीरे बोलूंगा। शुरू करें। सूर्य यहां बैठते हैं, वो भाग्य के दशम भाव के अधिपति होकर के, और जाकर के जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं। 6 अंश 26 कला, पुष्य नक्षत्र, शनि का नक्षत्र। अब शनि को खोज लीजिए कि वो किसके नक्षत्र में है। तो शनि को ढूंढा तो वो उत्तरा फाल्गुनी, ये सूर्य का नक्षत्र। मतलब एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई कि नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। और एक बात बताता हूं, नक्षत्र के परिवर्तन से ग्रह आपन में अपने आप में इतने ज्यादा बदल जाते हैं, इतने ज्यादा बदल जाते हैं कि वो बिल्कुल ही अपने आप को और अपने अस्तित्व को भूल करके सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। अगर नक्षत्र का परिवर्तन किसी भी 2 प्रकार के पापक ग्रहों में होता हो जो परस्पर एक दूसरे के शत्रु होते हो, तो भी व्यक्ति को गलत तरीके से वो प्रभावित न करके अच्छे परिणामों को देने वाले हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है। और एक बात बता दूं तो यहां पे अब चर्चा मैं कर लेता हूं। सूर्य पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, यह शनि का नक्षत्र होता है और पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा होता है। तो जरा विचार करिए कि अगर ऐसी स्थिति कि जन्म कुंडली में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग लगता हो, और वो भी भाग्य भाव में शुभ ग्रह की राशि में, और मिथुन लग्न की वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, और इस आधार पर कि लग्न के अधिपति अगर जाकर के जन्म कुंडली में लाभ में बैठे हों और भाग्य भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनता हो, तो व्यक्ति का धर्म पक्ष कितना मजबूत होगा और व्यक्ति कितना धार्मिक होगा, अपने पूर्वजों का कितना आदर करता होगा, आपको पता भी नहीं है। और बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सूर्य अनुभवी हैं, पर वो वृद्ध अवस्था के हो रहे हैं। इनका प्रभाव थोड़ा कमजोर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। पर एक बात और जो समझने वाली है, भाग्य भाव में बैठे सूर्य पुष्य नक्षत्र के हैं और उस पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, गुरु देख रहे हैं। अब इसका प्रभाव बताता हूं। इस भाव को देख रहे हैं तो भाइयों से क्लेश होता है,
कष्ट होता है और कई बार भाई नहीं भी होते हैं। सूर्य जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं और उस पे गुरु की दृष्टि है, बाकी कोई ग्रह देख नहीं रहा है, शनि की दृष्टि भी नहीं है, मंगल की दृष्टि भी नहीं है, चंद्रमा राहु देख नहीं रहे हैं, गुरु की दृष्टि है, वो उनके उच्च की राशि है वहां पे। अब जरा विचार करिए कि व्यक्ति दानी, धार्मिक, परोपकारी, शुभ कर्मों को करने वाला, श्रेष्ठ मनवांछित फलों को प्राप्त करने वाला और साथ ही साथ धर्मज्ञ होता है। दूसरी बात, व्यक्ति का चित्त हमेशा ही चंचल रहता है। ये इसका एक नकारात्मक प्रभाव होगा। बताऊं क्यों? बताता हूं। यहां पे 4 नंबर लिखा है जो वस्तुतः चंद्रमा की राशि है और उस चंद्रमा को लगा है ग्रहण। इस वजह से व्यक्ति का मन अशांत और चिंतित रहने वाला होगा। यह दूसरी बात है। यहां बुध और सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं। व्यक्ति के भाग्य का लाभ भी मिलेगा और हमेशा भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा। पर दूसरी सबसे अच्छी बात जो ये है कि इस कुंडली में सूर्य कारक होते हैं, चंद्रमा कारक होते हैं और गुरु भी। बहुत अच्छी स्थिति है ये, जहां व्यक्ति की कुंडली में भाग्य भाव में सूक्ष्म अन्वेषण करता, विचारों से भरा पूरा, तार्किक, लेखन क्षमता से मजबूत, अपने विद्या के बल पर लोगों को और समाज को और विश्व को प्रभावित करने की प्राबल्यता और साथ ही साथ व्यक्ति के धर्म धुरंधरी होने की घटना भी घटित होती है। आगे बढ़ूं, अब चंद्रमा पे आता हूं। काफी है इतना सूर्य के लिए। व्यक्ति की कुंडली में अब बात चंद्रमा की कर लेता हूं। ये रोक रोक करके इसलिए बनाता हूं मैं, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना करे। एक एक ग्रहों को समझाने के बारे में ऐसे सुन लेने पे अच्छी बात हो जाती है। चंद्रमा भाग्य के अधिपति हुए, धन में बैठे, मूल नक्षत्र के हैं, तो भाग्य के अधिपति का धन में जाना अच्छा माना जाता है। अगर आपकी भी कुंडली में भाग्य के अधिपति धन भाव में बैठ रहे हो, भाग्य के अधिपति का मतलब क्या है माता जी? भाग्य के अधिपति ये भाग्य भाव है और यहां पे चंद्रमा की स्थिति बनी है। एक बात बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। मेरे कुछ दर्शक ऐसे हैं जैसे मातृतुल्य हैं वो मेरे लिए। उनके आईडी हैं SS त्रिवेदी और अनीता त्रिवेदी जी। मैं तो जी भी बहु तो भी कम ही पड़े बात। लोगों से इतना स्नेह मिलता है मुझे कि क्या कहूं। मिलता तो आप लोगों से भी है, पर इन लोगों से अजीब सी स्थिति प्राप्त होती है। हां, और पक्की बात है, बड़े अजीब हैं ये दोनों, बड़े अजीब। आइए रोक करके इसलिए बता दिया। यहां पे चंद्रमा भाग्य के अधिपति हुए और द्वितीय भाव में बैठे हैं और ऐसी स्थिति में कि चंद्रमा को लगा है ग्रहण। पर वो ग्रहण कितना मजबूत है, जरा इस पे विचार करते हैं। तो वो चंद्रमा अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, क्योंकि 1, 2, 3 ये अच्छी बात है। और चंद्रमा 6 अंश 25 कला के मूल नक्षत्र के द्वितीय भाव में राहु और केतु के प्रभाव में है। मतलब इसलिए ही मैंने ये बात कही थी कि व्यक्ति की कुंडली में और व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा का प्रभाव जहां शुभता को दिखा रहा है, वहीं पे व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा वैचारिक रूप से, व्यक्ति के विचारों को परेशान करेगा। वर्षा ऋतु का जन्म है ना, विचार इतना ज्यादा दिमाग में आता है और ये तो स्वभाव का भाव है। यहां ग्रहण लगा है, व्यक्ति कंफ्यूज ना हो जाए कहीं किसी भी निर्णय को लेने से पहले। इस वजह से माता और पिता और व्यक्ति को अपने पिता के साथ स्थितियों को मजबूत करने की आवश्यकता भी है। माता को लगा है ग्रहण, जो माता का कारक है। माता भाव का अधिपति चंद्रमा, माता भाव का अधिपति शनि और वहां का मूलतः कारक ग्रह चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली में उनकी राशि बनी भाग्य भाव में। माता से भाग्य का लाभ, माता से सुख भी है, क्योंकि भाग्य भाव जो चतुर्थ भाव के अधिपति हैं शनि, वो जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं कहां? लाभ भाव में। और ये जो स्थिति होती है, माता से लाभ देने के साथ साथ व्यक्ति के माता के निकटता से प्रभावों को बढ़ा देते हैं। अब कैसे प्रभाव पड़ेगा माता के ऊपर, कैसे स्थितियों को देखने को मिलेंगी बातें? व्यक्ति के माता जी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। सर्दी खांसी जुकाम या तो जातक के हो, जातक के पास ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, या फिर उनके माता जी को, ये बात बनती है। अब यहां पे चंद्रमा राहु का ग्रहण, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के निर्णय क्षमता को वो प्रभावित करेंगे, क्योंकि व्यक्ति का जन्म पहले ही दक्षिणायन में हुआ है और सूर्य जो है वो अवस्था में वृद्ध है, तो अब कॉन्फिडेंस कमजोर होगा और चंद्रमा है मन, वो भटकाने का कारण बनेगा। इस वजह से व्यक्ति को, अब यहां पे 2-3 बात और कि व्यक्ति की कुंडली में अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा का ग्रहण लगा हो तो धन व्यक्ति खर्च करते समय सोच नहीं पाता है, यूं ही खर्च कर बैठता है और उसे इस बात की स्थिति रहती है कि धन का सुख तो मिलता है, पैतृक संपत्ति में कभी कभी जो होती है वो पिता थोड़े कमजोर से हो जाते हैं, कभी कभी अर्थ की स्थिति को देख करके।
हालांकि प्रेम वाली स्थिति बड़ी अभूतपूर्व है, क्योंकि यहां शुक्र लाड और प्रेम के कारक और उसका वो प्रतिनिधित्व करता ग्रह शुक्र यहां बैठा है, जिसके अधिपति सूर्य जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। पिता का संपूर्ण लाभ जातक को मिलता रहेगा। पिता के साथ संबंधों को ये स्थितियां बहुत अच्छी बनाती हैं। पिता व्यवसायी वर्ग के हो सकते हैं या फिर कई बार पिता के स्थितियों को मजबूती से देखते हुए देखा जाता है। अब बात जरा गौर करिए कि जन्म कुंडली में शुक्र बैठे हैं दशम भाव में और उनकी स्थिति चतुर्थ भाव पे जा रही है, जहां उनका यह दिग्बल क्षेत्र होता है। और यहां पे अगर शुक्र की दृष्टि पड़ जाने से मात्र से ही व्यक्ति को संपूर्ण सांसारिक सुखों का भोक्ता, और जहां यहां बैठे हैं तो पद का लाभ, ये दोनों चीजें। तो चंद्रमा को देख रहे थे हम, पर आ गए शुक्र पे। वो क्यों? क्योंकि चंद्रमा जुड़े थे सूर्य से और सूर्य जुड़े हैं शुक्र से। इस वजह से यह भाव भी ठीक बना। यहां पे चंद्रमा राहु का ग्रहण व्यक्ति के मन मस्तिष्क को कमजोर और कई बार विवाह विलंब से होने का खतरा भी पैदा हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव है खाली। यहां से चतुर्थ भाव में बैठे हैं, अपने भाव से चतुर्थ गया ग्रह कई बार अपने भाव को कमजोर कर देता है। और इस बात पे कि जन्म कुंडली में इस भाव के अधिपति अगर अपने भाव से चतुर्थस्थ गए हैं, अपने ही नक्षत्र में है, तो दांपत्य तो ठीक रहेगा, पर विवाह के विलंब होने का घटना भी घट सकता है। यह बात चंद्रमा की रही। राहु और चंद्रमा का योग, राहु शुक्र के नक्षत्र में और वो शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कर्म क्षेत्र ठीक रहे। और अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से राहु और शुक्र का संबंध बन जाता है, जो कि बन रहा है राहु शुक्र के नक्षत्र में, तो व्यक्ति के पास धन के आने की स्थिति कभी कमजोर नहीं होती और व्यक्ति धनवान बना होता है। भाग्य भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा यहां 4 नंबर लिखा है और धन भाव में बैठे हैं, यह महाभाग्यशाली योग भी होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संपूर्ण प्रकार से धन का लाभ होते देखा जाता है। पर कमजोरी कहां? यहां मन कमजोर। कमजोरी कहां? यहां सर्दी खांसी जुकाम लगती रहेगी। कमजोरी कहां? व्यक्ति जल से नुकसान प्राप्त करता है। व्यक्ति को कई बार गहरे पानी में जाने से बचना चाहिए। व्यक्ति को कई बार सर्दी, और आम बात होती है टेम्परेचर घटना बढ़ना, शरीर में बुखार की स्थिति भी कई बार होती है और नेत्रों में परेशानी भी देखने को मिल सकती है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस वजह से यह बात बनती है। धन व्यक्ति खर्च करते समय इमोशनली कमजोर हो जाता है। अब मंगल की बात करता हूं। मंगल इनकी कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं और इस कुंडली में कारक होते हैं मंगल खुद, गुरु, चंद्रमा और सूर्य। मंगल लग्न के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं पर शनि के साथ, यानी कि लग्न और सुख का संबंध बना। पर इस कुंडली के लिए मंगल कारक तो होते हैं लेकिन शनि कारक नहीं होते। और ऐसी स्थिति में कि अगर मंगल और शनि का योग बनता हो, जो कि तृतीय और चतुर्थ के अधिपति और लग्न और छठे के अधिपति होते हैं, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं शनि के साथ, लग्न और सुख का संबंध बनना अच्छा होता है। अब शनि इस कुंडली में कारक क्यों नहीं होते? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मंगल के मित्र नहीं होते। आप आसानी से ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी कि शनि मंगल के मित्र नहीं है। पर आप आसानी से अगर पूछेंगे किसी से तो क्यों लग्नेश के मित्र नहीं होते, क्यों, तो आप लोगों को ये बात क्योंकि वो लग्नेश के मित्र नहीं होते। अरे भाई, वो चौथे भाव के अधिपति हैं, पर वो घूम करके आने पे त्रिक भाव उनको मिल जाता है। इस वजह से वो लग्नेश के मित्र नहीं होते। वो पहली बात थी। और दूसरी प्रमुख बात यह है कि वो इस कुंडली में त्रिक भाव का भी अधिपति हो जाता है। ऐसी स्थिति से भी गुजरना पड़ता है। इस वजह से भी लग्नेश के मित्र नहीं होने के कारण और यह स्थिति बनने के कारण यहां पे शनि कारक नहीं होते। अब यहां पे शनि और मंगल का एक साथ बैठना, यहां से दोनों का प्रभाव पंचम भाव पे पड़ेगा। तो पांचवां भाव किस किस से प्रभावित हो रहा है? गुरु से, शनि से, मंगल से। अब लग्न के अधिपति लाभ में बैठे महाभाग्यशाली योग और महाधनी योग बनता है। पर साथ ही साथ मंगल जो है अवस्था में 2 डिग्री के हैं। सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, मित्र के नक्षत्र में, जहां वो दशम स्थान के अधिपति होकर के भाग्य में बैठे हैं। अब जरा विचार करिए कि मंगल खुद ही ऊर्जा का ग्रह होता है जो मृतप्राय है। लग्नेश होकर के मृतप्राय होना कमजोर हुआ ना। लेकिन उस पे गुरु की दृष्टि है जो कि पंचम भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव में त्रिकोण में बैठे हैं, हंस योग लगा रहे हैं। चंद्रमा से केंद्र में होने के कारण गज केसरी योग भी बना और गुरु मंगल शिक्षक योग। गुरु शनि व्यक्ति के पास प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले, और साथ ही साथ व्यक्ति शेयर सट्टेबाजी में भी अगर पैसे लगा ले तो कोई हर्ज नहीं होगी। व्यक्ति सूद पे पैसे लगा ले, सूदखोरी का काम कर ले तो भी कोई हर्ज नहीं है। चंद्रमा को लगा है ग्रहण और सूर्य है कमजोर। इस वजह से बहुत ज्यादा तो नहीं पर सामान्यतया थोड़े से ही किसी को पैसे देने से बच जाना चाहिए, क्योंकि उस मंगल की दृष्टि जो कि छठे भाव के अधिपति होकर के छठे भाव को देख रहे हैं और सूर्य चंद्रमा कमजोर हैं, तो बच जाना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं पर सामान्यतया उतने ही पैसे जितने आपके बारे में नुकसान की स्थिति को न ले जाए।
और दूसरी बात, यहां पे शनि की दृष्टि पड़ेगी लग्न पे। अब शनि की दृष्टि भी लग्न पे पड़ रही है और जन्म कुंडली में मंगल लाभ में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सर्वोत्तम सुख देंगे मंगल, और वहां से चौथी दृष्टि जन्म कुंडली के धन भाव पे, जहां चंद्रमा पहले से ही बैठा हुआ है धनु राशि का होकर के, मंगल की दृष्टि मित्र की दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा यहां पहले से ग्रहण में है। ऐसी स्थिति में वहां पे धन के कमजोर होने की स्थिति फिर होगी, पर लग्न के अधिपति चूंकि धन भाव को देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास धन आता रहेगा। क्लियर है? मंगल की सातवीं दृष्टि, टेक्निकल होना और प्रौद्योगिकी का ज्ञान होना, समझदार होना, दुश्मन को देख करके ही चलती फिरती बना देना, और व्यक्ति घर में घुस करके भी दुश्मनों से जीत करके निकल जाता है। मंगल की छठी स्थिति यहां पे है, मतलब सातवीं दृष्टि के बाद आठवीं दृष्टि वो छठे भाव पे देख रहे हैं। शनि का भी प्रभाव है मंगल के ऊपर, इस वजह से व्यक्ति को अपने शत्रुओं से डरने की कोई स्थिति नहीं हो, क्योंकि वो लग्न के अधिपति मंगल खुद हैं और वो जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। व्यक्ति के दाम्पत्य को भी वो अच्छा रखेंगे क्योंकि लग्नेश खुद देख रहे हैं, और व्यक्ति के जीवन में यश, कीर्ति, सम्मान, प्रभाव, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में मिल जाएंगी, क्योंकि यहां का अधिपति यहीं बैठा और ऊपर से लग्नेश की दृष्टि भी पड़ गई। इस वजह से भी ये स्थितियां बनती हैं। अब बात बुध की कर लेता हूं। अब बात व्यक्ति की कुंडली में बुध की कर देता हूं। बुध जन्म कुंडली में बनते हैं छठे भाव के अधिपति, और उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के लाभ में बनी, यानी कि अष्टम और एकादशवें के अधिपति होकर के अपने मूल त्रिकोण राशि में खुद लग्नेश को जगह दे करके वो बुद्धादित्य योग लगा रहे हैं, जहां वो दशम भाव के अधिपति के साथ। पर जरा विचार करिए तो अष्टम के अधिपति और दशम के अधिपति दोनों एक साथ आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को कार्मिक तो बनाएंगे, पर चूंकि अष्टम का अधिपति दशम भाव के अधिपति के साथ बैठा है और लाभ का अधिपति भाग्य में बैठा है, ऐसी स्थिति में उसको लाभ मिलता रहेगा, भाग्य का सहयोग मिलता रहेगा, पर चूंकि वो अष्टम का भी अधिपति है, इस वजह से उसका दोष भी लगेगा। अब व्यक्ति कई बार अपने विचारों को सही तरीके से उपस्थित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां लगा है, ये वाणी का भाव है ग्रहण, और शनि जन्म कुंडली में अकारक होकर के लग्न को देखेंगे तो प्रभावों को क्षीण करेंगे। जितनी व्यक्ति की मेहनत होगी उतनी कई बार उसे नहीं मिलेगी, पक्की बात है। सूर्य बुध यहां से व्यक्ति के प्रभावों में विकसित होने की स्थिति को ले जाते हैं, पर चूंकि बुध सूर्य के साथ बैठा है, अष्टमेश जहां बैठेगा और जहां देखेगा प्रभाव करेगा नुकसान का, और यहां पे शनि का प्रभाव मंगल को और मंगल के दिव्य तेज को अप्रभावित होने से नहीं रोकेगा, और यहां पे उसको प्रभावित करके उसके प्रभाव और उसके जो पॉजिटिविटी में एक कमजोरी भी लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि लग्न के अधिपति पापी भाव में बैठे और त्रिक भाव के अधिपति के साथ और इस कुंडली में अपने परम शत्रु के साथ बैठे हैं। अलग बात है कि शनि नक्षत्र के परिवर्तन में है। सूर्य व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, नैतिक मूल्यों का पालन करने वाला बनाएंगे। व्यक्ति मेहनती होगा, कई तरीके से धन कमाना चाहता है, श्रेष्ठता से जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, पॉजिटिविटी का भाव रखना चाहता है। पर बुध चूंकि अष्टम के अधिपति होकर के सूर्य के साथ बैठे हैं, इस वजह से इन दोनों का एक अलग प्रभाव होने के बावजूद भी कभी कभी वो दिक्कत में भी लेके जाएगा, जहां व्यक्ति के वाणी के प्रभाव को कमजोर और व्यक्ति को मलिन बनाने से ज्यादा कमजोर, मतलब उनमें उनके प्रभावों को कहीं ना कहीं नजर लगेगी या शीशे की दीवार भी कायम होगी, जहां व्यक्ति अपने प्रभावों को विकसित करने से कमजोर हो जाएगा। इस वजह से व्यक्ति को बजरंगबली की पूजा हमेशा ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लग्नेश की आराधना जरूरी है, और उसके बाद देवताओं में साक्षात सूर्य नारायण की पूजा जरूरी है। यह बुध की बात थी। अब गुरु की बात करता हूं। अब बात देव गुरु बृहस्पति की करते हैं, जहां इनकी कुंडली के लिए जो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, धन और पंचम के अधिपति होकर के देव गुरु बृहस्पति स्वग्रही होकर के चंद्रमा से केंद्र में लग्नेश से दृष्ट, लग्नेश को देखना, शनि जो कि सुख भाव के अधिपति हैं उससे भी दृष्ट है, और शनि और गुरु का संबंध बनना दृष्टि का, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास ज्ञान की अधिकता। और यहां पे चूंकि बुध अति शत्रु के बैठे थे और गुरु भी जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं, पर उनकी डिग्री देखिए 9 अंश के हैं। ये थोड़े से कमजोर हैं पर बहुत ज्यादा नहीं, यहां अकेले हैं, इस वजह से भाव को कमजोर भी करेंगे। कहीं कहीं व्यक्ति को संतति होने में दिक्कत भी होती है। मैंने शुक्ल पक्ष की बात बताई थी ना, कि शुक्ल पक्ष में जन्मे लोगों के संतति होने की समस्या कई गुना बढ़ जाती है। और चूंकि उस गुरु का प्रभाव लग्नेश के ऊपर है, तो जहां ये लग्न को बली बनाएंगे, लग्न को कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि लग्न के भी ऊपर दृष्टि है तो शुभता का प्रभाव रहेगा, क्योंकि उच्च दृष्टि से गुरु भाग्य को देख रहे हैं। भाग्य भाव पे उनकी दृष्टि है, जहां खुद दशम के अधिपति बैठे हैं लग्नेश के ऊपर और लग्न के ऊपर। अगर गुरु का प्रभाव होता हो तो व्यक्ति को यशवान,
समृद्धवान, समृद्धशाली, प्रतापी, गुणी और गुणधर्म को, कई प्रकार के अच्छे कृत्य को करने वाला, समाज में और कई अपने पूर्व जन्म में भी अच्छे कृत्यों को करने वाला बना देते हैं। और ऐसी स्थिति में यहां पे दाम्पत्य में वो कभी कभी खट्टे मीठे अनुभव भी देंगे। हाँ, ये पक्की बात है। विवाह की स्थिति यहां पे कमजोर हो सकती है, ये इसका सिर्फ प्रभाव होगा। पर धन का सुख है, माता के साथ स्थितियों को कमजोर नहीं होने देंगे। ये भाव खाली है, यहां का अधिपति लाभ में गया है, लग्नेश के साथ बैठा है, सूर्य कमजोर अवस्था के हिसाब से चंद्रमा को लगा ग्रहण, इस वजह से कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव भी, क्योंकि चतुर्थ के कारक होते हैं गुरु, तो ऐसी स्थिति में उसको कमजोरी मिल रही है। इस वजह से व्यक्ति थोड़ा अपने जन्मस्थान से दूर जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। माता का लाभ है, पिता से संबंध अच्छे हैं, भाग्य का लाभ है, यश, कीर्ति, सम्मान, धन की स्थिति कमजोर नहीं, और व्यक्ति के कैरियर में उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का योग भी है। अगर मन लग जाए और आत्मविश्वास कमजोर ना हो तो व्यक्ति निसंदेह समस्त प्रकार के लाभ को प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? गुरु की पांचवी दृष्टि यहां धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और भाग्य का लाभ प्राप्त करने वाला। गुरु की दृष्टि लाभ पे व्यक्ति जीवन में हमेशा ही कई तरीके से जीवन का लाभ और संपूर्ण तरीके से अपने समस्त प्रभावों को दिखाने वाला और विकसित करने वाला बनाएंगे। उस गुरु की पांचवी दृष्टि के बाद सातवीं और नवीं दृष्टि लग्न पे, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धर्मज्ञ, अपने प्रभावों को जहर की तरफ फैलाने वाला और अपने प्रभावों को सबके सामने अच्छे तरीके से उपस्थित करने वाला। पर बुद्ध की कमजोरी के कारण, पर एक बात और है जो कि व्यक्ति के जीवन को बहुत अच्छे तरीके से, अष्टम भाव के अधिपति बुद्ध को पे के ऊपर गुरु की दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति बुद्धिमान होगा, यशस्वी होगा, धर्मज्ञ होगा, मंत्र को पढ़ने वाला होगा, ज्योतिष विद्या का समझने वाला और अच्छे अच्छे गुरुजनों का समस्त और समुचित लाभ लेने वाला होगा। अंक व्यक्ति को मिल जाते हैं। परीक्षाओं में मेहनत करने पे, कम भी मेहनत अगर व्यक्ति कर दे तो आसानी से उसे अंक मिल जाता है। क्यों? क्योंकि लग्नेश पे गुरु की दृष्टि है। इस वजह से नवी दृष्टि यहां ये संपूर्ण है और ये बहुत अच्छी बात है। लग्न पे अगर गुरु की दृष्टि हो, लग्नेश के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि हो तो कहीं से भी कमजोरी वाली कोई बात ही नहीं है। अब बात शुक्र की कर लेता हूं। आइए अब आपको शुक्र के बारे में बता देता हूं। अब जरा विचार करिए तो शुक्र कहां कहां के अधिपति, इस कुंडली के लिए सबसे कमजोर प्लैनेट के रूप में शुक्र ही देखे जाएंगे, क्योंकि वो 12वें और सप्तम के अधिपति हैं। अब यहां पे वो किस तरीके का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर दिखाने वाले बन रहे हैं। अपने भाव से चतुर्थस्थ गया ग्रह 90 डिग्री पे पहुंच जाता है और वो पेंडुलम हो जाता है, ना तो इधर टिकता है और ना उधर। अब यहां पे वो व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की राशि में बैठे हैं, सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा रहे हैं, गुरु हंस योग लगा रहे हैं, गुरु और चंद्रमा का गजकेशरी योग लगना, चंद्रमा और मंगल का एक दूसरे से केंद्र में जाना, ये समस्त प्रकार के भूखंडों का व्यक्ति को विजेता बना देते हैं। व्यक्ति भूमि का कारोबार कर लेता है। संपूर्ण प्रकार से व्यक्ति अपने प्रभावों को विकसित करने वाला और राजनीति से युक्त होकर के दिमाग में तिकड़म भिड़ा करके काम करने वाला होगा। और साथ ही साथ इस शुक्र की स्थिति, अब बताता हूं इसका प्रभाव। चूंकि वो बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र का नक्षत्र है। अब इसके अगर हम प्रभाव को समझते हैं तो यहां का कारक ग्रह कौन है? शनि, मंगल, राहु, केतु यहां पे अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। और साथ ही साथ यहां पे गुरु को भी कारकत्व की प्राप्ति होती है। सूर्य जहां दिग्बली होते हैं, मंगल जहां दिग्बली, शनि बहुत अच्छे। और ऐसी स्थिति में कि यहां पे एक शुभ ग्रह शुक्र बैठा है और क्रूर ग्रह सूर्य की राशि में, जो अग्नि तत्व की राशि है, शुक्र होते हैं। इस प्रभाव को जब आप समझने का प्रयास करें तो यह बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि दशम स्थान के सूर्य सिंहासन पे आरूढ़ व्यक्ति को कर देते हैं। व्यक्ति तुरंत ही प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने वाला हो जाता है और अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों में स्थापित करने की भूमिका में उसे देखा जाता है। पर नुकसान, संतति से कई बार कष्ट होता है, उससे वैचारिक मतभेद और दूरियां बनी रहती हैं, व्यक्ति आडंबरी हो जाता है। हां, और कई बार व्यक्ति ऐसी स्थितियों में चला जाता है कि धन कमाने के लिए कुछ भी करना पड़े कर बैठता है, क्योंकि सूर्य है कमजोर। कमजोर उसे नहीं कहूंगा, पर डिग्री में जब ग्रह सूर्य कमजोर हो जाए, चंद्रमा को लग जाए ग्रहण, बुध अस्तमेश और यहां शनि मंगल का प्रभाव, गुरु का प्रभाव भी है, हालांकि उसको कमजोरी वो देंगे निगेटिविटी को, पर फिर भी शुक्र के यहां बैठने से व्यक्ति आडंबर से युक्त हो जाता है। दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। इसके ऊपर कई बार भरोसा करना तकलीफदायक भी हो जाए। इस वजह से अपने माता पिता को या माता पिता से ये बात कहने वाली बात बनती है कि इसके ऊपर हमेशा ही तिरछी निगाह से ध्यान रखना चाहिए। ये अन्य किसी ग्रह के कारण नहीं, ये सिर्फ शुक्र के यहां बैठने के कारण। ये मजबूत हैं, पर व्यक्ति को
आलसी भी बनाएंगे और साथ ही साथ व्यक्ति को स्वार्थी विचारों का भी बना देंगे। ये बात बनती है। व्यक्ति कुछ भी और कई बार ब्राह्मण ना होकर के भी ब्राह्मण होने का आडंबर कर बैठता है, कई बार कुछ ना होने के बावजूद भी कुछ होने का आडंबर कर बैठता है। ये बात शुक्र की है। उसकी दृष्टि यहां पड़ेगी, संसार का समस्त प्रकार का जो भोग होता है संसार में, जीवन में जो भी मिलते हैं वो शुक्र यहां दे देंगे और व्यक्ति के माता को धनवान और पिता को भी धनाढ्य बनाते हैं। क्लियर है? अब शनि की बात कर लेता हूं। बात जब शनि की करते हैं तो इस कुंडली में शनि कारक नहीं होते। चतुर्थ और तृतीय भाव के अधिपति एक त्रिक भाव मिलने के कारण, मैंने जैसे की बात करी थी, शनि लाभ भाव में बैठे। अब जरा विचार करिए तो वो लग्न में बैठे हैं, लग्न के अधिपति के साथ बैठे हैं, शनि और मंगल का प्रभाव। यहां पे व्यक्ति को कई प्रकार से लाभ मिलता है, जीवन के प्रत्येक प्रकार के तिक्रम में व्यक्ति आगे निकल जाता है। पर शुक्र का भी प्रभाव यहां पे संतति के कष्ट का कारण बन रहा था, वही स्थिति यहां पे भी शनि के साथ बन रही है। व्यक्ति को अपने सबसे पहले तो विवाह में विलंब नहीं करना है, दूसरा संतति से अपने संबंधों को, विशेषतया पहली संतति से अपने संबंधों को बेहतर करने का हमेशा प्रयास करना होगा। उसका दबाव उसके ऊपर काम करेगा, क्योंकि यहां पे शनि भी व्यक्ति को संतति से कई बार मतभेद की स्थितियों में ला रहे हैं। दूसरी बात है, व्यक्ति यहां पे शनि की जन्म कुंडली में स्थिति जो बन रही है वो सुख के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं, समस्त प्रकार के धन का अर्जन करने वाला और समस्त प्रकार के सुखों का भोग करने वाला। ये दोनों ही स्थितियां व्यक्ति को मिल जाती हैं। आर्थिक क्षति नहीं होती, व्यक्ति के पास आयु संपूर्ण बनी रहती है, वो आयु का मालिक होता है और उसको बहुत ज्यादा जीवन में कष्ट की स्थितियों से भी गुजरना नहीं पड़ता है। राहु और केतु की बात अगर करता हूं तो राहु और केतु दोनों युवावस्था में हैं और ये दोनों, राहु अगर कुंडली में बैठे हैं द्वितीय भाव में, जो कि जन्म कुंडली में त्रिकोण के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस वजह से राहु व्यक्ति को धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और अच्छी वाणी के साथ साथ अच्छी बुद्धि को देने वाले भी होंगे। व्यक्ति की कुंडली में राहु धनदायक, राहु की दशा में धन की स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। केतु कई बार भ्रमात्मक बीमारियां देते हैं, केतु कई बार पेट से संबंधित और वात जनित समस्याएं देने के कारण बनते हैं। कई बार नर्वस सिस्टम यानी कि नसों से संबंधित भी समस्या व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती हैं। इनकी कुंडली में अब जरा विचार कर देता हूं कि कौन कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन कौन से अशुभ। सूर्य इनकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति होकर के भाग्य में बैठे हैं, ये अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। चंद्रमा इनकी कुंडली के लिए बनते हैं शुभदायक, मंगल बहुत अच्छे बनेंगे पर सामान्य से बेहतर। बुध भी जन्म कुंडली में अगर देखता हूं तो अष्टम भाव के और लाभ के अधिपति हैं, ये अशुभ फलों को देने वाले होंगे पर व्यक्ति के प्रभावों को क्षीण होने से बचाएंगे। गुरु की बात करता हूं, गुरु इनकी कुंडली में धन और पंचम के अधिपति होकर के शुभदायी हो जाएंगे और उनकी स्थिति कमजोर नहीं है। शुक्र की बात करता हूं तो इनकी कुंडली के लिए वो दो कमजोर भाव यानी कि सप्तम और 12वें के अधिपति होने के कारण अशुभ बनेंगे और अपने प्रभावों को, अपनी दशाओं में निगेटिव प्रभावों को देने वाले होंगे। शनि, राहु और केतु की बात करता हूं तो शनि इनकी कुंडली के लिए चूंकि अशुभ भाव के अधिपति होते हैं, सुख है सोने के बावजूद तृतीय भाव अशुभ। राहु और केतु में राहु अच्छे परिणाम देंगे पर केतु कई बार रोग व्याधि वगैरह देने वाले हो जाएंगे। अब इनकी कुंडली में मैं एक बात आपको बता दूं कि कुछ अच्छी बातें, विवाह जब भी करने की स्थिति हो तो सिंह राशि की जातिका से विवाह किया जा सकता है या सिंह लग्न से। कन्या लग्न या कन्या राशि के शहर में जाकर के व्यक्ति कोई भी कारोबार या कोई भी परीक्षा की तैयारी कर सकता है। अपने जन्म स्थान से जातक अगर कहीं उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ना चाहे तो बिल्कुल बढ़ सकता है। इनकी कुंडली के लिए सबसे अच्छी जो राशि होगी वो कर्क राशि और साथ ही साथ कन्या राशि, ये दो राशियां इनके लिए अच्छी होंगी। व्यक्ति को कभी भी अगर बेहतर करने की स्थिति बनती है तो वो सूर्य बुध के कारण, यहां पे शनि मंगल बैठे हैं जो व्यक्ति को कई प्रकार से धन का रास्ता खोलेंगे। व्यक्ति को अपने सूर्य को मनाना चाहिए और सूर्य को अर्घ हमेशा ही देना चाहिए। रात्रि में बहुत ज्यादा देर तक जागने की प्रवृत्ति को बंद करके रविवार को नमक न खाने की प्रवृत्ति शुरू करनी चाहिए। यहां गुरु बैठे हैं, संतान का कष्ट, संतान से विरोध, संतान से मतभेद और संतान में विलंब की स्थितियां बनती हैं। व्यक्ति का दैनिक आय मिलता रहेगा, कभी धन की स्थिति की कमजोरी कुंडली में नहीं देखी जा रही है। अब आगे कल चर्चा नवमांश दशमांश बाकी के चार्ट की करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।